माय डियर फ्रेंड, दिस इज जितेंद्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि केमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर होगा, जिसमें हम पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी डाल दिया हूं, तो आप प्ले लिस्ट में जाएँ और वहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर जो है ना आप वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को देखें। दोस्तों, यकीन मानिए, इस पे पूरे केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो टोटल जो है A to Z, आपको ये सारे साइंस का टेंशन लेना ही नहीं है। साइंस मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिए, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप क्वेश्चन आंसर कराने का भी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। इसके बाद मैं इसका धीरे धीरे क्वालिटी इंप्रूव करते रहूँगा। दोस्तों, अगर इसमें आपको लगता है कि कुछ कमी है तो आप मुझे ज़रूर सुझाव दें कमेंट के माध्यम से। यदि दोस्तों इस चैनल पे आप न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और बेल आइकन में ऑल कर ले। आपको हमेशा वीडियो मिलते रहेगा। दोस्तों, कभी कभी जो है ना कभी कभी कुछ कारण बस डिले हो जाता है। यदि मैं कोशिश करूँगा कि आपको डेली एक वीडियो मिले, किसी न किसी समय डेली आपको एक वीडियो मिले साइंस का। और इससे आपको जो है ना ये लॉकडाउन दोस्तों निकल जाएगा। आप इसका इस समय जो है ना आपको फिर दोबारा लौट के नहीं आने वाला है। ये लॉकडाउन तो आएगा चला जाएगा, लेकिन समय कभी भी लौट के नहीं आएगा। और दोस्तों, बहुत सारे एग्ज़ाम जो है ना तुरंत आने वाला है। जस्ट ये लॉकडाउन जैसे ख़त्म होगा आपका, इसके बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर आपके पास समय नहीं रहेगा। दोस्तों, इससे ज़्यादा समय आपको बुक पढ़ने में लग जाएगा। इससे अच्छा है कि आप इसको एक दो बार सुन लीजिए, आपको सारा चीज़ याद हो जाएगा। मैं क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगा इसका, ठीक है। सभी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगा। धीरे धीरे कंटेंट भी हम बढ़ाते रहेंगे और भी ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहेंगे कि कंटेंट डालें। और आपको पूरा फ्री है, बिल्कुल फ्री है ये आपको। तो ज़रूर दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए। आपको शेयर करने में क्या जाता है, लेकिन मुझे कम से कम उत्साह मिल जाता है वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे भी कम से कम नेक्स्ट वीडियो बनाने का जो है ना वो साहस मिले। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पिछले वाले लेक्चर का। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा था कि एटम क्या होता है। हर चीज़ जो बना है, दुनिया की हर चीज़ वो एटम से ही बना है। एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है जिसे कहा गया है कि विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन बाद में इसे विभाजित किया गया है। इसका फंडामेंटल पार्टिकल है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। उसे भी डिवाइड किया गया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। उसको भी क्वार्ज में बांटा गया है, क्वार्ज को भी अप क्वार्ज डाउन क्वार्ज में बांटा गया है। तो दोस्तों डिवाइड किया गया है। वो पहले की बात था, बहुत पुराना था कि डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा डिवाइड किया गया है इसको। इसमें दोस्तों मुझे पढ़ना है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है, ये पूछता है। तो दोस्तों सबसे पहले न्यूक्लियस का खोज जो किया है इसने रदरफोर्ड का जो है ना, न्यूक्लियस का जो है ना, रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग के द्वारा है। एक बार मैं समझा देता हूँ अल्फा स्कैटरिंग क्या है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से कोई एटम है, तो एटम में क्या है, इस तरीके से अंदर न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा इस तरीके से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहता है। और इसमें अंदर जो प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, उसको न्यूक्लियंस कहते हैं। तो उसी को हम न्यूक्लियंस बोलते हैं। उसको प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, इसके न्यूक्लियंस कहते हैं। कहेगा न्यूक्लियंस में क्या क्या होता है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। लेकिन इसने खोज कौन किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था। कैसे किया था, तो एक तरीके से ये पूरा गोल्ड का जो है ना पत्थर लिया गया था, और गोल्ड के पत्थर से अल्फा कण को जो है ना, अल्फा प्लस होता है, जैसे आप देखेंगे हीलियम, तो हीलियम का जो है ना 2 और 4 होता है, यानी कि चार्ज इसका 2 होगा, मास 4 होगा। तो अल्फा प्लस प्लस यानी कि इस रे को, अल्फा रे को स्कैटरिंग कराया गया था। स्कैटरिंग कराने से क्या हुआ कि कुछ तो आपको जो है इस तरीके से सीधा सीधा निकल गया, इस तरीके से, तो कुछ तो निकला गया। इसके बाद नेक्स्ट जो देखिएगा, तो कुछ जो है इस तरीके से निकला और यहाँ से डाइवर्ट कर गया, इस तरीके से, यहाँ जो है ना डेविएट हो गया, इस तरीके से डेविएट। अब देखिए सीधा सीधा इसलिए कुछ निकल गया क्योंकि एटम का काफ़ी ज़्यादा पार्ट जो है ना वैकेंट होता है, खाली होता है। लेकिन जब कुछ डेविएट किया, डेविएट करने का मतलब है सेंटर पर ज़रूर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। कैसे पता चला पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो है, अल्फा किरण जो है पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिवली रिपेल करता है। तो रिपेल करेगा तो जो है ना डेविएट कर देगा, अपने पाथ से डेविएट कर गया। इसके बाद कुछ सेंटर से बिल्कुल निकला, और सेंटर से जब गुजरने पर रे को सेंटर से ही लौट गया। लौटने का मतलब ये हुआ कि मास जो है कॉन्सेंट्रेटेड है, वो सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर है,
किसी भी एटम में मास जो कंसंट्रेटेड है वो न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियस के कारण है। न्यूक्लियस में उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इसीलिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू हो गया मास नंबर, यानी कि P + N इक्वल टू A। तो ये सब नेक्स्ट में पढ़े थे हम लोग। चलिए इतना ही है अल्फा स्कैटरिंग में, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। गेलमैन ने, आपको याद रखना है कि ये जेलमैन ने जो है ना क्वार्ट्ज को खोज किया था। इसमें अप क्वार्ट डाउन क्वार्ट होता है, अल्फा स्कैटरिंग समझा दिया। इसके बाद अब दो चीज़ और आता है कि हम जो है नाभिकीय त्रिज्या को किस में मापते हैं। देखिए नाभिक की त्रिज्या यानी कि इसके बाद एटम की त्रिज्या, दोनों को अलग अलग तरीके से मापते हैं। जैसे देखिए ये आपका नाभिक की त्रिज्या है तो इसका आर अलग से डिनोट करेंगे, और एटम है तो एटम का अलग। अब देखिए एटम का जो होता है एंगस्ट्रम में मापते हैं, एटम का रेडियस को, इसको हम करेंगे एंगस्ट्रम में 10⁻⁻10। इसके बाद इसका जो है आर है इसका, और इस कैपिटल आर, ये स्मॉल आर को मापते हैं फर्मी में। तो 1 फर्मी इक्वल तो होता है 10⁻⁻15 मीटर। ये फर्मी में होता है, बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा कम। यानी कि 1 को 10⁻15 से भाग करना, इतना मीटर, 1 मीटर को 10⁻15 से भाग करना है, बहुत कम है। जब आप 1000 से भाग करते हैं तो 1 जो है ना आपका मीटर में आ जाए कि अगर मीटर को आप करते हैं तो मिलीमीटर में आ जाता है, mm में आ जाता है। देखिए कितना छोटा हो गया, तो ये समझ सकते हैं आप। चलिए आगे हम चलते हैं। अब देखिए अब है स्टोरेज, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द यूनिवर्स। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो है ये न्यूक्लियस फोर्स ही होता है, और सबसे बिगेस्ट की बात किया जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का रेस्पेक्टिव जो चार्ज है वो भी लिखा गया है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 होता है, प्रोटॉन पे +1 होता है। अगर उसका ओरिजिनल चार्ज देखेंगे तो वो होगा आपका 1.6 × 10⁻−19 कूलम्ब होगा। इसके बाद प्रोटॉन पे उतना ही होगा, लेकिन यहाँ पॉजिटिव होगा 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब, और न्यूट्रॉन पे चार्जलेस होगा, 0 होगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की देख सकते हैं आप 9.1 × 10⁻31 kg। इसके बाद मास ऑफ द प्रोटॉन 1.67 × 10⁻27 kg। अब दोस्तों पढ़ना है कक्षा क्या होता है। देखिए कक्षा जो होता है, एक ये ऑर्बिट जो है, इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के अंदर जो होता है वो ऑर्बिट के अंदर, ऑर्बिट में जो है ना उस कक्षा में चक्कर काटते रहता है। अब वो किस तरीके से काटता है ये हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अब उसी को आज पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से व्यवस्थित होता है, उसी व्यवस्थित जो इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होता है उसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ये नेक्स्ट में पढ़ना है, अभी पढ़ेंगे। तो पहले उसमें कैसे होता है, सबसे पहले कक्षा होता है, उस कक्षा के अंदर भी उप कक्षा होता है, ठीक है। तो उप कक्षा में होता है। चलिए कक्षा में आप समझ गए थे पिछले दिन कि इसमें K से स्टार्ट करते हैं, KLMNOP, इस तरीके से कक्षा होता है। उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है 2n², ठीक है। इस तरीके से ये टेबल भी देख चुके थे। इसके बाद एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A, Z और X, इस तरीके से A = जो हो जाएगा Z, यानी कि एटम A = मास नंबर = होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसके बाद एटॉमिक नंबर Z, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम के अंदर ही कह सकते हैं, तो ये ध्यान रखिए। ये सब भी हम लोग पढ़ चुके थे कल। इसके बाद यदि आप लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर आप केमिस्ट्री में वो देख सकते हैं। इसके बाद ये सभी बता दिया गया था कि मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यहाँ से डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है तो आप इसे पढ़ लें। और एटॉमिक मास बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान और ग्रेटर देन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ये इक्वल एक ही केस में होगा जब हाइड्रोजन के केस में, अदरवाइज हमेशा ग्रेटर होता है। तो एटॉमिक नंबर, कुछ हम मास नंबर याद करने का कुछ तरीका बताया था, तो आपको ये तरीका दिखा देता हूँ। जब इवन नंबर आ जाए एटॉमिक नंबर, तब उसमें क्या करना है, 2 से गुना कर दीजिए, और ऑड नंबर में 2 से गुना करने के बाद 1 जोड़ दीजिए। देखिए लेकिन एक कुछ एक्सेप्शन आपको आएगा, जैसे हाइड्रोजन आ गया, बेरिलियम आ गया, नाइट्रोजन आ गया, क्लोरीन आ गया, ये सब क्या है, एक्सेप्शन में है। ये 4-5 एक्सेप्शन आपको दिख जाएगा, बाकी सब आपको जो है ना बैठ जाएगा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। न्यूट्रॉन निकालना होगा तो वहाँ पर आपको काम आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम यहीं से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पिछले दिन हम पढ़ चुके थे यहाँ तक, तो आज हम लोग यहीं से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर, देखिए जैसे ये एटम है, तो एटम में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पे जो है इस तरीके से एटम होता है,
ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है उसी को देखना है इसके अंदर। तो देखिए के से ई सब आपका सेल आ जाएगा, के एल एम एन। एन इजकल टू की बात किया जाए तो एन इजकल टू 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इस तरीके से। इसके बाद फर्स्ट सेल में सिर्फ एक सब सेल होगा, सेकेंड सेल में 2 सब सेल होगा। तो कौन कौन होगा? एस और पी होगा। इसके बाद एम सेल में एस पी डी होगा, एन सेल में एस पी डी एफ होगा। लेकिन आप ध्यान रखिए एस का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, यानी कि एन जो है, देखिए एल का जो मान होता है इसको एल बोलते हैं सब सेल को। ध्यान दीजिए, एल का जो मान होता है वो 0 से लेकर n-1 तक होता है, 0 to n-1। तो ध्यान रखिएगा इसका क्या मतलब है 0 to n-1। 0 से n-1 का मतलब ये है कि n बराबर अगर 2 हुआ तो वो 0 से लेकर 2 में से 1 हटा दिए 1 तक होगा, 0 to 1 होगा। जैसे n बराबर 2 देखिए तो एस और पी होगा, एस का मान 0 और पी का मान 1। एस का मान 0 होता है, एस का मान 0, पी का मान 1, डी का मान 2, इसीलिए 0 1 2 3 इस तरीके से होता है। एस पी डी एफ का मान है, ये आप ज़रूर नोट कर लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि इस सब सेल का जो होता है वैल्यू वो 0 1 2 3 इस तरीके से होता है। ठीक है, 0 से n-1 तक होता है। n-1 n का आप मान रखेंगे, n का मान क्या है? के एल एम एन। के के लिए जो है n का मान 1 होता है, l के लिए n का मान 2 होता है, m के लिए n का मान 3 होता है, n के लिए 4 होता है। दोस्तों यदि आपको कम समझ में आता है तो आप इसे दोबारा देखें और ध्यान से सुनें, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है यही हमको देखना है। तो देखिए पहला जो है फर्स्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 1s में होगा, सेकेंड सेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 2s 2p में होगा, 3 सेल में होगा 3s 3p 3d। इस तरीके से 4 सेल में जाएंगे तो 4s 4p 4d 4f आएगा, इसमें आएगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब इसमें 3-4 रूल है किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिलअप होता है, तो वो सारा है। जबकि ऑर्बिट जो होगा कक्षा वो 2D में होता है, जबकि सब ऑर्बिट होता है उसको 3D मानते हैं। अब बाउ सिद्धांत ने कहा है जिस कक्षा की ऊर्जा कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। इसको ध्यान से देखना है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4s के बाद 3d 3d के बाद 4p। देखिए यहाँ पे 3s 3p 3d आना चाहिए, लेकिन 3d से पहले आपको 4s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहीं पर ध्यान देना है। 4s में इसलिए कम नहीं जाएगा, 4s में पहले जाएगा क्योंकि 4s का n प्लस l का मान दिखेगा, n प्लस l। देखिए n होता है सेल और l होता है सब सेल, तो n का मान तो यहाँ 4 है, l का मान आपका 0 है क्योंकि s है, s के लिए 0 बताया था अभी, तो ये 4 + 0 4 हो जाएगा। लेकिन वही आप 3D देखेंगे तो 3D में क्या है, n का मान तो 3 है और l का मान आपका 2 है, तो यहाँ 5 हो चुका है, इसीलिए 3D का एनर्जी ज़्यादा है 4s से। ठीक है, लेकिन सेल इसी में ज़्यादा है, सेल इसमें 4 है, इसमें 3 है। सब सेल का मान इसमें ज़्यादा होने के कारण जो है ना इसका एनर्जी लेवल ज़्यादा हो गया है, इसीलिए 3D में बाद में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 4s में पहले जाएगा। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये आपका 3D 4p। देखिए यहाँ पे कुछ गलत लिखा हुआ है, तो 4s के बाद 3D के बाद 4p जाएगा। 4p के बाद आपको यहाँ जो लिखाएगा, यहाँ 5s लिखाएगा, 5s में जाएगा इलेक्ट्रॉन, 5s2। ठीक है, 5s में जाएगा। 5s के बाद 4d जाएगा, 4d के बाद 4f काट दीजिए, 4f नहीं होगा यहाँ पे फिर यहाँ 5p होगा, d के बाद p आएगा, 5p आएगा, फिर 6s आएगा, इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में बढ़ेगा। अब ध्यान रखिए 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s। ठीक है, इसके बाद 4p के बाद 5s आएगा, 4d आएगा, 4d के बाद 5s आएगा, 6s आएगा। इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कैल्शियम का है, तो कैल्शियम का किस तरीके से बढ़ेगा, तो पहला 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, 3p के बाद जो है ना यहाँ पे आना चाहिए 3p, देखिए 3s 3p 3d आना चाहिए, लेकिन 3d नहीं आएगा, 3d बाद में जाएगा, पहले 4s आएगा क्योंकि 4s का एनर्जी कम है, क्योंकि n प्लस l का मान कम है, तब 3d आएगा क्योंकि n प्लस l का मान ज़्यादा है। n प्लस l का मैंने अभी समझा दिया था, n का मान क्या होता है, n सेल होता है, या l क्या होता है, नंबर ऑफ सब सेल होता है। इसके बाद ऑर्गन का देखेंगे, तो ऑर्गन का भी इसी तरीके से फिलअप है। पहले 1s में देखिए फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है,
फिर सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2s2 2p6। इसके बाद 3s से स्टार्ट होगा थर्ड सेल तो 3s2 3p6। इसके बाद 4s से स्टार्ट होगा तो यहाँ तो सिर्फ ये है, तो इसके बाद जैसे 2 देंगे, 19 रहता तो 1 देते, 20 रहेगा तो 2 देंगे। इस तरीके से 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक हो चुका है। अगर 20 इलेक्ट्रॉन रहता, कैल्शियम का रहता, तब इस तरीके से भरते हैं। फ्रांसियम में 26 इलेक्ट्रॉन है, इसमें आप देख सकते हैं। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s3 3p, यहाँ तक तो आपको ऑर्गन आ चुका है, तो यहाँ पे तो ऑर्गन भी आप लिख सकते हैं। ऑर्गन के बाद में आप लिख सकते हैं 4s, क्योंकि थर्ड सेल खत्म है तो 4s से स्टार्ट होगा, 4 सेल स्टार्ट होगा तो 4s2 इसके बाद 3d आ जाएगा, 3d6। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, खाली जो आपको वही याद रखना है 1s2 2s2 2p6 इस तरीके से। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 इस तरीके। अब इसको क्या है, नियोन लिख सकते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम का है तो अब 3 इलेक्ट्रॉन और बच गया, क्योंकि 10 तक तो हो चुका है नियोन में। तो आपका इनर्ट गैस याद रखिएगा ये, देखिए हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इस तरीके से आप ध्यान दे सकते हैं इसमें। तो हम लिख सकते हैं नियोन, नियोन के बाद में 3 इलेक्ट्रॉन है, जो 2 सेल खत्म है तो थर्ड सेल स्टार्ट होगा। थर्ड सेल कहाँ से स्टार्ट होता है, 3s से स्टार्ट होता है, 3s 3p। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। देखिए एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। आगे बताएंगे। ये 4l+2 का काम करता है। ठीक है, 4l+2 सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है 4l+2, एल क्या है, सब सेल है। तो इस तरीके से एक्सेप्शन कुछ है, तो एक्सेप्शन देखिए कैसे एक्सेप्शन बन गया, उसको थोड़ा सा समझते हैं कि एक्सेप्शन क्यों है। चलिए, एक्सेप्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक, जैसे जो है क्रोमियम का एक्सेप्शन है। कैसे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 है। देखिए 4s2, ये दोनों पे ध्यान देखिए। 3d में कितना 10 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसमें अगर 5 हो जाता तो यहाँ फिल हो जाता, तो इसमें जो है ना, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे भर जाएगा। ये 4s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 ब्लॉक बनाया गया एक। इसके बाद इसमें 3d में 5 इलेक्ट्रॉन 5 ब्लॉक होता है, क्योंकि 5 बॉक्स होता है, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन आएगा ना। एक इलेक्ट्रॉन में एक जो है बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, एक एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज में। तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाता तो ये हाफ फिल हो जाता, ज़्यादा स्टेबल हो जाता, तो इसमें से निकाल के इसमें रख देंगे। तो इसीलिए आपको लास्ट में देखिएगा तो 4s में 1 है, जबकि 3d में 5 हो चुका है, तो ये हाफ फिल हो गया। तो हाफ फिल ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए जो है ना, इसमें से एस में से इलेक्ट्रॉन निकल के डी में चला गया। ठीक है, इसी तरह आप कॉपर का सेम टू सेम देखेंगे तो कॉपर में जो है ना फुल फिल हो जाएगा, यानी कि 3d9 आ रहा है, इसमें 3d10 बना लीजिए और इसमें 1 कर दीजिए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सॉरी। चलिए, स्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किस तरीके से स्टेबल होता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसको देखते हैं। जैसे देखिए 6 का है, 1s2 2s2 2p6, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट है, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है। लेकिन नाइट्रोजन का देखिए 3 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, लास्ट सेल में, लास्ट सेल का सिर्फ दिखाया गया है, तो हाफ फिल्ड है। इसके बाद में इसी तरीके से ऑक्सीजन का देखिएगा तो ऑक्सीजन में पी में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। 1s2 2s2 2p6, यहाँ पे ये 10 का ऑक्सीजन का नहीं होगा, ये 10 है, ऑर्गन का है। ठीक है, तो यहाँ 10 हो जाएगा ऑर्गन, यहाँ काट के कर लीजिएगा। तो इस तरीके से फुलफिल है, ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ बताया गया है फुलफिल सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तब उसके बाद हाफ फिल स्टेबल होता है, तब इनकम्प्लीट वाला लास्ट में स्टेबल होता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं। रूल है, अब बाउ प्रिंसिपल है कुछ, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल ऑर्बिटल आर फील्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर टू देयर एनर्जी, एनर्जी के रूप में जिस तरीके से एनर्जी बढ़ेगा उस तरीके से जो है ना, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा। ठीक है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से थर्ड सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा। पॉलिक्स जो ने कहा है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना एक जैसे नहीं हो सकता। जैसे आप देखिए इसी में देख लीजिए, दोनों इलेक्ट्रॉन एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ भी देख लीजिए सब क्लॉकवाइज, पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरेगा, ये आगे आएगा हुंस रूल में। फिर दोबारा जो है ना, जब एक एक करके इस तरीके से भर जाएगा, फिर जो है ना, फिर दोबारा आएगा, तो फिर यहाँ से स्टार्ट होगा शुरू से। तो ये हुंस रूल ने बताया है कि किसी भी ऑर्बिट में पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरा जाता है स्पिन में, फिर इसके बाद अपोजिट के साथ एक एक करके भरा जाता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ एक एक करके भरा गया, तो ये तो सही है, फर्स्ट सही है। इसमें देखिए सेकेंड में पहले जो है ना एक एक करके भरना चाहिए, तो ये पहले भर दिया, ये गलत हो गया। इसमें जो है ना पहले सेम स्पिन में भरना चाहिए, उल्टा सीधा भर दिया, तो ये भी गलत हो गया। तो देखिए इसमें सेम स्पिन है, ऊपर या नीचे, ऊपर सब भरिए, सभी के सभी ऊपर, नहीं तो सभी के सभी नीचे, तो ये सही भरा हुआ है।
तो इस तरीके से इसमें बहुत सारा आपको एनसीईआरटी में बुक में मिल जाएगा, लूसेंट में मिल जाएगा। इसमें सारे जो ऑब्जेक्टिव आता है लूसेंट का मोटा वाला, बहुत सारा इस पर सवाल है दोस्तों। तो इसे ज़रूर आप देखिए कम से कम लास्ट तक, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए अगला है चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये सब बता दिया हूँ, बस इतना याद रखिए कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना मिल्टन ने खोज किया है। फायरमैन जो है अब देखो परफॉर्मेंस कैसे कैसे मिल्टन ने चार्ज के दिखाया। देखिए ये जो है ना परफॉर्मिंग जो है वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, उससे पता चला था। इलेक्ट्रॉन के मास बता दिया हूँ ऊपर ही। इलेक्ट्रॉन देखिए आवेश बटे द्रव्यमान अगर करेंगे तो आपको मिलेगा 1.67 × 10⁻⁸ ग्राम पर कूलम। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड जे थॉमसन, ये पहले बता चुका हूँ। वैलेंसी ऑफ द वैलेंसी जो है संयोजकता, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान जो करता है उसी को वैलेंसी कहते हैं। यानी कि आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसको वैलेंसी कहते हैं। केमिकल बिहेवियर ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन द वैलेंसी, वैलेंसी के ऊपर केमिकल बिहेवियर डिपेंड करेगा। ठीक है, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ऋणात्मक होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है ना ऋणात्मक होती है। ड्यूल नेचर होती है इलेक्ट्रॉन का, दोहरी नेचर, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों होता है यहाँ पे। तो पार्टिकल और वेव नेचर दोनों होता है इलेक्ट्रॉन का। ध्यान रखिएगा। देखिए कंडीशन क्या है ड्यूल नेचर का, कि ये द्रव्यमान बहुत ही कम होना चाहिए और उसका वेग 0 नहीं होना चाहिए, तो वो दोनों नेचर को बिहेव करेगा। ठीक है, अब हम एंटी पार्टिकल ऑफ द इलेक्ट्रॉन का देखते हैं। प्रतिकण क्या होता है। मास एंड चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन बट, देखिए मास एंड चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन सेम बट साइन जो है ना साइन इन अपोजिट, तो उसी को कहते हैं एंटी पार्टिकल। मास और चार्ज सेम होना चाहिए। देखिए मास एंड चार्ज सेम होना चाहिए लेकिन अपोजिट साइन होना चाहिए बस। एंटी पार्टिकल ऑफ द इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन होता है, जिसे एंडरसन ने खोजा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एंडरसन ने जो है ना इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन को खोज किया है। पॉजिट्रॉन पे जो है ना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है ना, E+ होता है पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जस्ट उल्टा होता है। किसी का भी स्टेबिलिटी देखेंगे तो एनर्जी जितना कम होगा उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। प्रोटॉन के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। प्रोटॉन के आवेश जो है ना 1.6 × -19 कूलम्ब होता है। मास देखिएगा तो 1.67 × 10⁻⁻27 kg होता है। चार्ज बाई मास देखेंगे तो इतना आएगा। डिस्कवर कौन किया था, तो गोल्डस्टीन ने किया था, लेकिन रदरफोर्ड ने नाम दिया था। देखिए दोस्तों वही बात है कि पैदा कोई और किया और नाम किसी और का, सही बात है। देखिए डिस्कवर किया गोल्डस्टीन और नाम रखा रदरफोर्ड ने, और उसमें भी आपको जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस को जो खोज किया है वो आपका रदरफोर्ड ने किया है। तो रदरफोर्ड देखिए कितना लोल था। रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने खोज किया जबकि वो दूसरे को चांस दे दिया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सब का अलग अलग जो है ना अलग अलग नामकरण कर दिया। तो वही बात है। चलिए अगला है ड्यूल नेचर। ड्यूल नेचर दोहरी नेचर, क्योंकि ड्यूल नेचर इसलिए होता है क्योंकि इसका वेग शून्य नहीं है और ये काफ़ी हल्का पार्टिकल होता है। अच्छा ये प्रोटॉन ड्यूल नेचर नहीं है, इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन ड्यूल नेचर नहीं है। ठीक है, ड्यूल नेचर नहीं है क्योंकि इसका वेग शून्य होता है, इसलिए यह सिर्फ पार्टिकल नेचर है। क्योंकि इसका शून्य इसलिए होता है क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, चार्ज ही नहीं है। मास जो है द्रव्यमान इसका इतना 1.674 × 10⁻27 होता है। और सबसे ज़्यादा जो मास होता है न्यूट्रॉन का, ये भी आपसे पूछता है कि सबसे ज़्यादा मास किसका होता है, न्यूट्रॉन का, इसके बाद प्रोटॉन का, इसके बाद इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का तो बिल्कुल ही कम है, मास ही नहीं है, एक तरीके से बहुत ही हल्का है। तो मास ऑफ प्रोटॉन बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो जो होगा आपका ये आएगा 1837। मास ऑफ न्यूट्रॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा 1839 आएगा। ठीक है, तो देखिए आपको न्यूट्रॉन का मास यहाँ ज़्यादा है। आइसोटोप समस्थानिक देखेंगे तो समस्थानिक में सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आइसोटोप्स कहलाता है। जैसे यहाँ हाइड्रोजन का समस्थानिक देख सकते हैं। देखिए सब में एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर सबका अलग अलग है क्योंकि न्यूट्रॉन अलग अलग है। आइसोबार उसको कहते हैं जो सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। देखिए सबका मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग है, उसको आइसोबार बोलते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल लिया गया है आइसोटोन, टोन का मतलब होता है न्यूट्रॉन, तो आइसोटोन का मतलब है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एज आइसोटोन्स। खाली न्यूट्रॉन सेम रहना चाहिए, आइसोटोन कहेंगे। आइसोईस्टर सेम नंबर ऑफ जो है ना सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को आइसोटोन कहेंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है
तो यहाँ गलत लिखा गया है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा गलती हो चुका है। हाउ टू राइट द फार्मूला फॉर कंपाउंड, देखिए कैसे लिखते हैं। तो आपको ये जो है ना आपको याद रखना पड़ेगा कि सोडियम का संयोजकता कितना होता है, Ag का कितना होता है, Cu का कितना हो। ये सारे संयोजकता अगर याद रखते हैं आप तो आपको ऑक्साइड, सल्फाइड का, थायोसल्फेट का, इस सभी का, क्रोमेट का, इस सब का जो है ना आपको याद रखना पड़ेगा। तो आप किसी का भी जो है ना आपको इस तरीके से इसको याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सब जो है ना दोनों टेबल याद रखिएगा। उसके बाद जैसे देखिए सोडियम कार्बोनेट बनाना है, तो मुझे पता है कि सोडियम का +1 होता है चार्ज और कार्बोनेट का -2 होता है। तो देखिए इसमें चार्ज सेम करना पड़ता है। तो यहाँ +1 चार्ज है, यहाँ -2 चार्ज है, आप प्लस माइनस छोड़ दीजिए। यहाँ 2 चार्ज है या 1 चार्ज है, तो 2 यहाँ चला जाएगा, 1 यहाँ चला जाएगा। 2 यानी कि 2 बार सोडियम हो जाएगा, 1 बार कार्बोनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। एल्युमिनियम के 3 होता है और सल्फेट का 2 होता है। तो देखिए कैसे बैलेंस, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 6 हो जाएगा। 6 होगा तो यानी कि 6 कैसे बनेगा, तो एल्युमिनियम में 3 है तो 2 और 2 आना चाहिए, तो ये भी 6 हो जाएगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यानी कि सल्फेट जो है 3 हो जाएगा। क्रॉस गुना कर देना है बस। इस पे 1 चार्ज है तो 1 इधर चल जाएगा, इस पे मैग्नीशियम पर 2 चार्ज है तो 2 इधर चल जाएगा। 2 टाइम्स ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है मैग्नीशियम का 2 बार, मैग्नीशियम का 1 बार आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका कंपाउंड बनता है। कोई भी कंपाउंड आप बना सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों आज ये हम पूरी एटॉमिक स्ट्रक्चर ख़त्म कर चुके हैं, बहुत ही फास्ट और बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे तरीके से। तो दोस्तों इसे आप ज़रूर देखिए और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पूरे हमेशा टाइम टू टाइम हमेशा पूरे साइंस की गारंटी मैं लेता हूँ। आपको सारे आपके जो है ना ओठों पे रहेगा। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि अपने माँ बाप को सपना को पूरा करें तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।